गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले 2 वीडियोज के माध्यम से इंडियन लीगल हिस्ट्री विधि प्रथम वर्ष के लिए 1833 ईस्वी के राजपत्र के प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। यहां आज इस राजपत्र के कुछ बचे हुए प्रावधानों की चर्चा करके अपन इसको विधिवत रूप से समाप्त करेंगे। तो यहां देखिए, अपनी इस स्लाइड्स में अपन कुल 13 बिंदुओं को पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम अगला जो पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें 14वां बिंदु आप देखिए। इस राजपत्र का अगला प्रावधान जो है वो क्या है? सिविल कर्मचारियों को हेल्सबरी कॉलेज में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया। देखो, जैसे आज अपन लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट देहरादून, हैदराबाद पुलिस एकेडमी जैसे ट्रेनिंग स्कूल्स की अपन अपने सिविल सर्वेंट्स के लिए चर्चा करते हैं। ऐसे सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए या उनके प्रशिक्षण के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था भारत के लिए नहीं थी। तो देखिए, इस राजपत्र में यह व्यवस्था की गई कि जो सिविल सर्वेंट योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाएंगे उनको हेल्सबरी कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, भारत से बाहर ट्रेनिंग की व्यवस्था थी ये। तो यहां जिन कार्मिकों को भर्ती किया जाएगा उनको ब्रिटिश शासन और प्रशासनिक पद्धति के अनुकूल इस कॉलेज में शिक्षा देना जरूरी था, क्योंकि ये बात जैसे जस्ट पहले वाले प्रोविजंस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अंग्रेजों को अपने उपनिवेश के लिए अच्छे ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में पढ़े लिखे भारतीयों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से अध्यापन के बाद जिस व्यक्ति को योग्यता के आधार पर अंग्रेज सरकार भर्ती करती उसे अपने अनुकूल प्रशिक्षित करना जरूरी था। और उस प्रशिक्षण के लिए तो यहाँ देखिए, यहाँ नौकरशाही को प्रशिक्षण देने की परंपरा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले आपको संस्थागत रूप में कहीं नहीं मिलेगी। तो भले ही ये अपन कहें कि अंग्रेजों ने अपने अनुकूल लोक सेवक विकसित करने के लिए या तैयार करने के लिए हेल्सबरी कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन ये अपने देश के लिए भी एक बड़ी फायदेमंद बात है कि नौकरशाही को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थागत ढांचा जो वो अंग्रेजों ने खड़ा करना शुरू कर दिया था। अगला बिंदु देखो क्या है? इस अधिनियम के द्वारा रेगुलेशन लॉ युग का समापन किया गया। देखिए, रेगुलेशन लॉ युग का समापन का मतलब क्या है? इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो कानून यहां बनाती थी, या ब्रिटिश पार्लियामेंट यहां के लिए जो कानूनी व्यवस्था करती थी, उनको विनियम या रेगुलेशंस कहा जाता था। अब उन रेगुलेशंस या विनियमों को परमानेंट एक्ट या अधिनियम करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। तो यहां रेगुलेशन युग या विनियम युग का समापन जो है विधिवत रूप से ब्रिटिश सरकार ने किस कानून के माध्यम से किया? देन इसका उत्तर बनेगा 1833 ईस्वी का राजपत्र। अगली चर्चा अपन 16वें बिंदु में जो करते हैं वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय वह प्रांतीय शासन पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर प्रांतीय शक्तियों को कम किया गया। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी इस राजपत्र में देखी जाती है, या एक सशक्त केंद्रीय सरकार की चर्चा ही इस राजपत्र में नहीं की गई है, बल्कि एक पूर्ण सख्त टोटिपोटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रयास इसमें किया गया है। क्योंकि प्रांतीय जो शासन थे उनसे कानून आदि बनाने के पूरे अधिकार छीन लिए गए थे। और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की जहां तक अपन चर्चा करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के से संबंधित सारी शक्तियां हैं वो भी किसे मिल गई थी? केंद्रीय सरकार या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को मिल गई थी। तो देखिए, आज अपन जैसे कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कानून कायदे बनाने की छूट जो है वो पार्लियामेंट को है, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये व्यवस्था 1833 के राजपत्र से ही चली आ रही है। इसके बाद में अगला बिंदु जो अपन देखेंगे वो है
17वां बिंदु जो है, ब्रिटिश प्रांतों की वित्तीय व्यवस्था पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का सामान्य नियंत्रण हो गया। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें से किया गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत, मैंने अभी आपके साथ पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि 1833 ईस्वी के राजपत्र के समय पूरे देश का एक शासक घोषित कर दिया, लेकिन भारत की इकाइयां ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों में बटी हुई थी। ब्रिटिश प्रांतों के सारे अधिकार जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे, जबकि देशी रियासतों के कुछ अधिकार जो है वो राजाओं या नवाबों के पास बचे हुए थे। तो यहां देखो, इसमें जो ब्रिटिश प्रांत थे या जिनमें अंग्रेजों ने अपने गवर्नर्स डिक्लेयर कर दिए थे, तो वो गवर्नर्स की सरकार जो है वो पूर्णतया गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के नियंत्रण में थे। कहने का मतलब 100% ब्रिटिश प्रांतों के जो गवर्नर हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गए? भारत के गवर्नर जनरल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गए थे। नेक्स्ट बिंदु की अपन चर्चा करें। देखिए इसमें 18वां बिंदु जो है वो है, सपरिषद गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना प्रांतीय शासनों को नए पद सृजित करने, वेतन या भत्ता देने आदि अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि जब तक भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद प्रांतीय शासकों को प्रशासन या कर्मचारियों के नए पद सृजित करने की अनुमति नहीं देते, तब तक वो नए पद सृजित नहीं कर सकते थे, अपने पूर्व कर्मचारियों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और वेतन भत्तों के निर्धारण के मामले में प्रांतीय सरकारों को इस राजपत्र के माध्यम से पूर्णतः अपाहिज कर दिया गया था। नेक्स्ट बिंदु अपन जो देखेंगे 19वां, गवर्नर जनरल की प्रेसिडेंसी यात्रा पर प्रांतीय सपरिषद गवर्नर की विधायी शक्तियों का स्थगित करने का प्रावधान किया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब भी भारत का गवर्नर जनरल किसी ब्रिटिश प्रांत के दौरे पर होता, उस समय गवर्नर, उस प्रांत के गवर्नर और उसकी परिषद के जो विधायी पावर थे, विधायी शक्तियां थी, वो स्थगित हो जाते थे। कहने का मतलब उस दौरान पूरी मनमर्जी या पूरे पावर्स जो है वो किसके चलते थे? भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चलते थे। 20वां बिंदु देखिए, सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई और इससे पूर्व ये सब विनियम कहलाते थे। कहने का मतलब यह है कि 1833 ईस्वी के राजपत्र से पहले यदि या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 ईस्वी के राजपत्र तक बंगाल के गवर्नर जनरल ने जितने भी कानून बनाए उनको अधिनियम की संज्ञा न देकर क्या कहा जाता था? विनियम कहा जाता था। और अब 1833 के बाद में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा पारित कानूनों को क्या कहा जाने लगा? अधिनियम कहा जाने लगा। ये 20वां बिंदु है। इसके बाद में अपन 21वें बिंदु की और अंतिम बिंदु की बात करते हैं। इस अधिनियम में जो है वो है कि केंद्र सरकार के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक करने का शुभारंभ किया गया। देखिए आज अपन कहते हैं कि अपना संविधान जो है वो शक्ति पृथक्करण को अपनाता है, या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है और वो उसी क्षेत्राधिकार में काम करते हैं। ये पहला लीगल डॉक्यूमेंट था अंग्रेजों की ओर से भारत के लिए, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का सेपरेशन या पृथक्करण करने का प्रावधान किया गया था। तो देखो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो परंपरा है वो वैधानिक रूप से या लीगल रूप में भारत में 1833 ईस्वी के राजपत्र से शुरू हो गई थी। अब देखिए कुछ चीजें अपन इस अधिनियम के इस राजपत्र के क्रिटिसिज्म पर भी चर्चा करेंगे। तो इस क्रिटिसिज्म को अध्ययन करने के लिए मैंने ये 2-3 सेंटेंस आपके सामने रखे हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा मैंने इसमें, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। एक तरफ प्रांतीय शासनों की शक्ति को कम कर केंद्रीय हस्तक्षेप को बढ़ाया गया। देखो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को बढ़ाया गया, प्रांतों की शक्तियों को कम किया गया, या यूं कह सकते हैं कि जो राज्य या प्रांत थे उनको कमजोर करने की भरपूर कोशिश इस राजपत्र द्वारा की गई, जो कि अनुचित थी। दूसरी तरफ न तो केंद्र के पास संचार और आवागमन के पर्याप्त साधन थे और न ही संपूर्ण देश के लिए विधि निर्माण केंद्र की ओर से संभव था। देखो इतने बड़े राष्ट्र के लिए अचानक 1833 के राजपत्र के बाद एक तो कानून बनाने की
जो संभावना है वो बहुत कम थी, नगण्य थी। दूसरी बात, अगर एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर राज करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन और आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन पर्याप्त होने जरूरी हैं। लेकिन 1833 के राजपत्र के लागू होने तक अंग्रेजों ने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के साधनों को डेवलप करने में कोई खास भूमिका नहीं निभाई थी। उसके बाद हालांकि उन्होंने तेजी से भारत में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के साधनों को डेवलप किया है। तो यहाँ ये राजपत्र जिस समय लागू हुआ उस समय ऐसे हालात नहीं थे कि एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना हो सके। और ये प्रशासन का एक महत्वपूर्ण नियम भी है, जब कैपिटल से, राजधानी से या शासन के नियंत्रण केंद्र से जैसे जैसे जुरिस्डिक्शन वाले किसी भौगोलिक क्षेत्र की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शासन और प्रशासन की पकड़ उस भौगोलिक क्षेत्र पर कमजोर पड़ती जाती है। अतः जल्दी ही स्थानीय शासकों की बढ़ती मांग व केंद्र सरकार की छिद्रान्वेषण नीति में टकराव शुरू हो गया। प्रशासन में भारतीयों की समान भागीदारी की मांग राष्ट्रीय जागरण की लगभग सभी राजनीतिक गतिविधियों की प्रमुख भाग बन चुकी थी। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं या इस प्रकार का जो क्रिटिसिज्म है वो 1833 के राजपत्र के संबंध में अपन अध्ययन करते हैं। और इसी का परिणाम निकला कि 1857 की क्रांति का सूत्रपात जो है वो अपने देश में मजबूरन हुआ। तो कहने का मतलब ये कि हालांकि इस राजपत्र के माध्यम से भारत की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था में काफी कुछ बदलाव थे, उनमें से काफी कुछ बदलाव अच्छे भी थे और काफी कुछ बदलाव देश के लिए गलत भी थे। तो जो गलत चीजें थी उनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है वो 1857 के रिवॉल्यूशन में अपन कारणों के रूप में पढ़ते हैं और उन्हीं को रिमूव करने की कोशिश जो है वो भारत शासन अधिनियम 1858 का अपन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ 1833 का जो संविधान है वो बड़े दस्तावेजों में माना जाता है और उसके बाद में 1858 के बाद में हम क्राउन राज, देखो अभी कंपनी राज था क्योंकि गवर्नर जनरल किसका पदाधिकारी था, कंपनी का। और 1858 के अधिनियम के बाद भारत की संप्रभुता किस में निहित हो गई, ब्रिटिश सम्राट में, या यूं कहें कि भारत का शासक जो है वो कौन बन गया था, ब्रिटिश सम्राट। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला पार्ट कंपनी राज 1600 ईस्वी से 1858 के अधिनियम तक, और दूसरा पार्ट क्राउन राज जिसको अपन 1858 से 1947 तक पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट कंपनी राज का जो हिस्सा है इसको अपन ने मोटे तौर पर इन वीडियोज में डिस्कस किया है। अगली बार अपन एक छोटा सा एक्ट 1854 का और उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे 1858 के अधिनियम की बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।